90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। एक ऐसा कार्यक्रम जो सेहत की बात करता है, सेहत जिसके बारे में हर कोई सोचता रहता है और आजकल के जो टाइम्स चल रहे हैं, लाइफ चल रही है, उसमें ना चाह के भी सोचना ही पड़ता है। कभी ना कभी ऐसा टाइम आ ही जाता है पूरी लाइफ में कि आपको अपने फैमिली मेम्बर के लिए, खुद के लिए या किसी भी और रीज़न के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपको हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा न लगाने पड़े, इसलिए हॉस्पिटल वालों को यहाँ के चक्कर लगवा रहे हैं हम इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। जी हाँ, हमने बहुत मिन्नत करके, बहुत रिक्वेस्ट करके बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को हमारे इस कार्यक्रम में बुलाया है और आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद इजहार, जो एक मेडिकल ऑफिसर हैं एट इंटरनल मेडिसिन एट इटर्नल हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसको देखते ही लोग कहते हैं कि अरे आप तो एनीमिक हो। ये क्या होता है, मतलब देखते ही आप कैसे आप पहचान लेते हैं कि आप तो एनीमिक हो? आपके देखिए, आपके नाखून ऐसे लग रहे हैं, आपकी आंखें, तो आप एनीमिक हो। सो व्हाट इज दिस, दीज सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आप देखते ही पहचान लेते हैं? हाय एवरीवन। बेसिकली आपने ये जो कहा कि देखते ही पहचान लेते हैं, तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है देख के ही पहचान लेने वाला। अच्छा। अनीमिया जो है वो ये होता है कि उसमें खून की कमी होती है जी। एक भी आम आदमी में या एक इंसान में खून की कमी को जो है अनीमिया कहा जाता है। उसमें भी बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, बेसिकली रेड ब्लड सेल की कमी को जो है वो अनीमिया कहते हैं। और अपना जो हीमोग्लोबिन, जो प्रोटीन है, वो रेड ब्लड सेल में होता है, जो कि ऑक्सीजन जो है लेके जाता है हमारे लंग्स से पूरी बॉडी में। सो जो हम कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं पेशेंट का, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन भी कम मिलता है और रेड ब्लड सेल भी कम मिलते हैं, तो उसको हम लेबल करते हैं अनीमिया। अनीमिया देख के ऐसे पता चलता है कि जब आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो एक तो उसकी जो आँखें हैं वो आपको एकदम वाइट दिखती है। बेसिकली हमारी आँखों में एक स्लाइट पिंकिश ह्यू होता है। अच्छा। जो कि ये बताता है कि ब्लड लेवल जो है पेशेंट में नॉर्मल है। बट अनीमिक पेशेंट में आपको हमेशा या ज़्यादातर जो है वो आंखें एकदम सफ़ेद दिखती हैं। जैसे आप नेल्स अगर चेक करें हमारे, तो नेल्स में भी आपको पिंकिश ह्यू, रेडिश ह्यू मिलता है। बट अनीमिक पेशेंट में आपको नेल्स भी जो है वो पेल दिखते हैं। और दूसरा, जब पेशेंट अपनी कंप्लेन बताता है तो उसमें ज़्यादातर पेशेंट को ये होता है कि थ्रू आउट द डे उनको कमज़ोरी महसूस होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है कमज़ोरी आने लग जाती है। थोड़ी स्ट्रेनस एक्टिविटी कर लेते हैं तो सांस भरने लग जाता है जी। एक जनरल जो है वो वेलबींग नहीं रहती, पेशेंट को हमेशा जो है कमज़ोरी का एहसास रहता है। सो इस हिस्ट्री पे जो है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है देख करके और पेशेंट की हिस्ट्री पे, कि हम उसको या कोई भी जनरल इंसान ये कह देता है कि तुम तो अनीमिक हो या खून की कमी है। जी। अच्छा, जो एनीमिया होता है वो आपने इतने सारे पेशेंट्स अपने करियर में देखे होंगे, तो आपको लगता है कि हर एक बीमारी के साथ एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो टैग अलोंग हो जाती है? अनीमिया हर एक बीमारी के साथ टैग अलोंग तो नहीं होती, बट अनीमिया इतना रैम्पेंट है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे गवर्नमेंट की एक हेल्थ सर्वे है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, जो 5th सर्वे हुआ था अभी 2019 to 21 में। सो उसमें उनको जो डेटा मिला है दैट इज़ रियली सरप्राइजिंग। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30% ऑफ मैन, लोगों को लगता है कि आदमी और मर्दों में नहीं होता, बट 25 to 30% ऑफ मैन वर फाउंड टू बी एनीमिक। विमेन में डेटा और ज़्यादा स्ट्रांग है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% ऑफ द वुमेन दे वर फाउंड टू बी एनीमिक। और प्रेग्नेंट वुमेन में तो डेटा जो है नेशनल हेल्थ सर्वे 4 से 5 में तो और ज़्यादा बढ़ गया था। They found that it was almost around 59% of pregnant females were anemic. Okay. तो अनीमिया जो है वो इंडिया में, हमारे देश में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। प्रॉब्लम इसकी ये है कि इग्नोरेंस बहुत है लोगों में, लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसकी तरफ। अच्छा। हाँ, ये है कि अनीमिया किसी क्रॉनिक डिजीज के साथ एसोसिएट होके मिल जाता है। हर बीमारी के साथ नहीं होगा, बट प्रिवेलेंस उसका बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। अच्छा, आपने कहा कि फीमेल्स में माना जाता है और ये बिल्कुल सही भी है, डेटा भी सपोर्ट करता है। और जैसे कि आपने बताया कि अब मेल्स में भी एनीमिया बहुत प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये रीज़न क्या है कि फीमेल्स और मेल्स के डेटा में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, और तब उसके बाद हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी। फीमेल्स में जो प्रिवेलेंस ज़्यादा है उसकी एक वजह तो जो है वो
ऑफ कोर्स उनका जो मेंसेस है कि फीमेल्स दे टेंड टू लूज ब्लड ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसमें भी किसी किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी मेंसेस होते हैं जिससे कि ब्लड लॉस होता है। नंबर 2 इज योर न्यूट्रिशनल डाइट्स। फीमेल की जो डाइट है वो हमेशा मतलब इट इज़ अ सोशल स्टिग्मा में भी, बट हमेशा कम मर्दों से हमेशा कम होती है। सो आपको जो अनीमिया का अगर आप कॉजेज भी इवैल्यूएट करेंगे तो आपको न्यूट्रिशनल अनीमिया नंबर 1 पे मिलेगा। अच्छा। सो फीमेल्स में ये जो अनीमिया ज़्यादा होने की वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड सेम कैन बी सेड अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज एज वेल। प्रेग्नेंट लेडी में ये होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो है ही, बट साथ में फिर ये है कि उसकी बॉडी को जो है बिकॉज शी इज़ कैरिंग अनदर लाइफ, तो उसको और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। थोड़ा एक ये भी फैक्टर है कि फिजियोलॉजिकल अनीमिया भी उनमें होता है जिसमें कि ब्लड की वॉल्यूम बढ़ जाती है। अच्छा। सो उस टाइम पे अगर आप सीबीसी कराएं तो आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन कम मिलता है, बट दैट इज़ फिजियोलॉजिकल अनीमिया, वो अपनी जगह है। बट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी अनीमिया मिलता ही मिलता है। राइट। तो जब आपने इसका रूट कॉज ही सबसे ज़्यादा जो फैलने वाला एनीमिया है वो आपने न्यूट्रिशनल कॉजेज़ के कारण बताया, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि इस एनीमिया को सुधारने के लिए सबसे अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड या हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। देखिए बेसिकली न्यूट्रिशनल एनीमिया जो है वो 3 टाइप का, मतलब मेजरली 3 टाइप का होता है, जिसमें एक होता है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एक होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और एक होता है फोलिक एसिड या फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से। अब ये तीनों ही फैक्टर जो हैं वो हमारे खान पान से रिलेटेड है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए तो बेसिकली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएगा, आपका जैगरी हो गया, हम जो गुड़ वगैरह खाते हैं, डेट, खजूर, तो इससे आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आयरन की पूरी कर सकते हैं। अच्छा। B12 जो है वो बेसिकली ज़्यादातर नॉन-वेज फूड में और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ओके। तो B12 डेफिशिएंसी आपको उन लोगों में ज़्यादा मिलती है जो स्पेसिफिकली वीगन है या वेजिटेरियन डाइट पे हैं। उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत मिनिमल लेते हैं। अच्छा। वीगन में तो आपको मिलता ही मिलता है B12 डेफिशिएंसी। अच्छा, और जो आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बोले उनमें क्या क्या हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं। राइट। बहुत सारे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते हैं, उसमें यह है कि वो शायद लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो लोग, इस वजह से उनको सूट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भी मतलब पेशेंट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स वो वाले ले जो कि कॉन्सेंट्रेटेड हो, जैसे आपने थोड़ा पनीर ले लिया, चीज़ ले लिया, उससे आप अपनी एटलीस्ट B12 की डेफिशिएंसी स्लाइटली इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। और आप तीसरा बता रहे थे, मैंने आपको बीच में टोक दिया। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड भी आपको जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही मिलता है। अच्छा। तो ज़्यादातर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी इतनी मिलती नहीं है। अच्छा। वो कम होती है, बट उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड मोस्टली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स, जो हम दाल वगैरह खाते हैं, इनसे मिल जाता है। ओके। तो फॉलिक एसिड एनीमिया आपने बताया, एक आपने बताया आयरन डेफिशिएंसी, और एक आपने बताया B12 डेफिशिएंसी। एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑल मतलब द प्रायोरिटी में नंबर 1 इज ऑलवेज आयरन डेफिशिएंसी, देन देयर इज B12 डेफिशिएंसी एंड देन देयर इज फॉलिक एसिड। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया इन तीनों कंपोनेंट को बना के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉनवेज डाइट की। नॉनवेज डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? और नॉनवेज सब पूरी दुनिया कह रही है गो वेगन, और दूसरी चीज़ ये भी कह रही है कि नॉनवेज जो डाइट्स होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं मानी जा रही। जैसे ही कोई वायरस फैल रहा है, कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि पहले नॉनवेज बंद करो। तो ये सारी मिथ्स हैं, ये सही है? अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हम अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लाएंगे? जो नॉनवेज खा रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, जो वेज खा रहे हैं उनको वेज डाइट फॉलो करनी है, वो बहुत अच्छी बात है। बट देन जो नॉनवेज खा रहे हैं वो भी स्केप्टिकल हो जाते हैं कि व्हाट टू डू। एग्जैक्टली। देखिए कंप्लीट नॉन-वेज डाइट जो है वो हार्मफुल नहीं है। अच्छा। अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो नॉन-वेज बेसिकली रेड मीट हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। अच्छा। इट ओनली डिपेंड्स कि आपने एक्सेस में तो कंज्यूम नहीं किया है। ओके। दैट इज़ वाई वो आगे चल के, अगर आप एक्सेस कंज्यूमर हैं उसके, वो आगे चल के आपको फिर डिस्लिपिडीमिया और बाकी सारी बीमारियां कर सकता है। बट बिकॉज
नॉनवेज फूड न्यूट्रिशनली एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है, प्रोटीन का भी, आपके कार्बोहाइड्रेट्स का भी, आपके मिनरल्स का भी, विटामिन्स का भी. सो there is a stigma of course with non-veg food, but whole in whole non-veg food is a good source of your nutrition जो आपको चाहिए. So there is nothing to worry about non-veg food. जो लोग खाते हैं वो अपना कंटिन्यू करें, but never to be in excess. मॉडरेशन में रखें उसको. वेजिटेरियंस के लिए है कि दे कैन नॉट कंज्यूम नॉन वेज, दैट्स ओके. अगर वो एगिटेरियन है, अगर एग भी कंज्यूम कर सकते हैं तो इट्स गुड कि आप थोड़ा बहुत एग भी उसमें, हाँ, ताकि आपकी बॉडी को प्रोटीन मिले. हमने जो बात की हीमोग्लोबिन वगैरह या जो उसके कॉजेज आते हैं, तो बेसिकली बॉडी में सब कुछ मेजरली जो ये एंजाइम्स एंड ऑल, ये सब प्रोटीन से ही बने हैं. अच्छा. आपके बॉडी में प्रोटीन जाएगा, उसी को यूटिलाइज करके आपका लीवर जो है वो डिफरेंट प्रोटीन्स बना के बॉडी को देगा. अच्छा. तो अगर आप एग खा सकते हैं तो एटलीस्ट एग तो कंज्यूम करिए. और एग किस फॉर्म में कंज्यूम करना चाहिए? मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा है कि वो कच्चा है मिल्क में डालकर और वो ले लेते हैं. वो बहुत आई कैन नॉट इमेजिन कि वो कैसा टेस्ट करेगा, बट देन लोग ऐसा करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए. एक्चुअली कच्चा एग जो वो लोग लेते हैं, दैट इज बिकॉज इट इज ईजियर टू मिक्स. अच्छा. इट इज ईजियर टू कंज्यूम. बॉइलिंग द एग विल एटलीस्ट टेक अराउंड 10-12 मिनट 15 मिनट उसको बॉईल करने में लगेगा. इज इट टेस्टी? आई मीन बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं, जो भी कच्चा एग खा रहा है मैं उसको पूछती हूँ अगर कि भाई ये टेस्ट होता है क्या, तो उनका नहीं, टेस्ट नहीं, हम तो जबरदस्ती ले रहे हैं सो दैट वी गेट प्रोटीन आउट ऑफ इट. एग्जैक्टली, वो ब्लैंड होता है, उसमें कुछ खुद टेस्ट कभी नहीं होता अगर आप कच्चा एग खाएं तो. जो बॉडी बिल्डर्स खाते हैं वो या तो किसी जूस के साथ या किसी प्रोटीन शेक के साथ उसको मिक्स कर लेते हैं. इज इट राइट? मतलब बॉईल करने के बाद तो सारी दिक्कतें निकल जाती होंगी ना? एग्जैक्टली. अगर रॉ एग अगर आप खा रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ फ्यू इन्फेक्शंस. उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपका सोर्स जहाँ से वो एग आ रहा है, अगर वो आपको पता है कि सही है, देन it's okay. I mean, it's still not advisable, but it's okay. अच्छा. बेटर ये है कोई भी फूड जो है वो आप कच्चा ना खाएं. अच्छा. आप एटलीस्ट उसको उबाले तो सही. तो फिर इन्फेक्शन की चांसेस, तो इन्फेक्शन जो उसमें वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई वर्म्स वगैरह अगर कुछ है तो दे गेट किल्ड. हाँ. तो आप एग के बारे में बता रहे थे कि एग हमें अगर आप एगिटेरियन हैं तो बहुत सारा प्रोटीन सोर्स मिल जाता है. एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. राइट. और हम लोग वेजिटेरियन डाइट के बारे में बात करें. अगर वेजिटेरियंस में ये है कि फिर वो अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उसका थोड़ा कंजम्पशन हायर साइड पे रखें, रादर देन कुकिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम. अच्छा. उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जितना आप किसी खाने को पकाएंगे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो डिग्रेड होती जाती है. अब देखिए ये दोनों बातें अलग हो गई. आपने अभी बोला कि हमें फूड को बॉईल करके खाना चाहिए, और हम जैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स को बॉईल करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अलग अलग फूड पे डिपेंड करता है. अलग अलग फूड पे अलग अलग डिपेंड करेगा. जैसे कुछ खाना है जो हम रॉ भी खाते हैं, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, आप गाजर है, बीट रूट है, मूली वगैरह खा रहे हैं, सो वो ठीक है, वो अच्छा है. वो आप वैसे भी कच्चा ही खाते हैं हम. उस फूड के लिए नहीं है. बट सब्जी जो हम बनाते हैं नॉर्मली, जिसको बहुत देर तक तेल में पकाया जाता है, बहुत पकाते हैं. अब जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मेथी मलाई मटर जो है वो बहुत टेस्टी सब्जी होती है, बहुत हेल्दी भी होती है, लेकिन वो इतनी पकती है बिकॉज ऑफ दैट मलाई एंड बिकॉज ऑफ मटर. तो क्योंकि मटर वो गलेंगे ही नहीं जब तक आप उनको उबालोगे नहीं बहुत. हाँ, तो आप मटर को उबाल लीजिए, बट बाकी चीजों को जो है जी. अच्छा. तो अगर आप थोड़ा सा अपना कुकिंग का पैटर्न चेंज कर दें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो आप फूड के मेंटेन कर पाएंगे उससे. राइट. सो आपको क्या लगता है कि चावल भी, मतलब कार्ब्स भी जरूरी होते हैं एक पूरी थाली में एनीमिया के हिसाब से? एनीमिया के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है. अच्छा. बट कार्बोहाइड्रेट इन जनरल आपकी बॉडी, मतलब दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट ही आपको जो है आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. दैट इज द एनर्जी करेंसी. राइट. जो आगे चल के डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है. एंड कार्बोहाइड्रेट ही आपका एक शुगर लेवल मेंटेन करता है ब्लड में, जिससे कि आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं. सो बिना कार्बोहाइड्रेट के तो आप डाइट नहीं रख सकते. आपको एक बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट तीनों ही जो है वो लेना ही पड़ेगा. और आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स आपसे मिलते हैं, और खासकर जब एनीमिया की बात करें तो उनके डाइट में
क्या कमी होती है, मतलब जैसे कि जो सिर्फ चावल और दाल, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि वो सिर्फ चावल और दाल खाते हैं, वो रोटी नहीं पसंद करते हैं इतनी, मतलब चावल बनना ज़रूरी है, रोटी चाहे बने ना बने। सो क्या उनमें ज़्यादा होती है एनीमिया की, मतलब खून की कमी, एनीमिया ज़्यादा होता है, या फिर जो रोटी खा रहे हैं और चावल बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं उनमें ज़्यादा हो रहा है, या फिर जो केवल नॉनवेज डाइट ले रहे हैं, या फिर जो बाहर का खाना खा रहे हैं, मतलब क्या कैसे खाने के ऊपर एनीमिया डिपेंड करता है? एक्चुअली में खाने के ऊपर नॉट जस्ट एनीमिया बट अपनी बॉडी का पूरा फंक्शन ही डिपेंड करेगा कि एक बैलेंस डाइट जो है वो आपकी बॉडी को हर एक चीज़ प्रोवाइड करेगी जी। अगर हम फूड पिरामिड देखें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो आपने कहा रोटी और सब्जी, रोटी से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, सब्जी से आपको मिनरल्स या विटामिन्स जो आपको चाहिए मिल गए, बट उसमें प्रोटीन नहीं आया जी। उसमें फिर आपको एक प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड करना चाहिए। कोई अगर दाल चावल खा रहा है तो चावल से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, दाल से उसको थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया, बट जो उसको मिनरल्स या विटामिन्स चाहिए वो उसमें फिर लैक करेगा। इसलिए इट्स बेटर टू हैव अ कंप्लीट बैलेंस डाइट। जैसे हमारे पूर्वज जो रोटी चावल भी या रोटी दाल भी खाते थे तो साथ में हर मौसम के, जैसे आज के सीजन में लोग गुड़ खाते हैं, थोड़ा बहुत साथ में रख लेते हैं, दैट वो जो गुड़ है वो आपको फिर आयरन, आपको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर देता है, आपको मिनरल्स दे देता है। और आपकी रोटी और सब्जी जो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का जो उसमें ऑयल यूज हुआ उसमें काम कर देती है। सो बेसिकली डाइट जो है वो आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अनीमिया पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज हमें आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फॉलिक एसिड चाहिए। सो ये उसको ध्यान में रखते हुए वेजिटेरियन जो है वो अपना ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स पे, लेग्यूम्स पे फोकस करे। नॉन वेजिटेरियन जो है वो थोड़ा सा जो है वो मीट वगैरह इनकॉर्पोरेट करे डाइट में, जिससे उसको आयरन, मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलता रहे। तो ये आपने बहुत लंबा रास्ता बताया है हमें, और ये लंबा रास्ता हमें हमेशा से पता है। अब आप शॉर्टकट बताएं, मतलब कि हम सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंड होके क्या एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं? क्या ये करना सही है? ये करना सही है या नहीं, मे बी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूट, बट अगर पेशेंट एनीमिक है तो इमीडिएटली आपको सप्लीमेंट तो करना चाहिए उसको। वंस आपकी बॉडी जो है वो लेवल्स मेंटेन कर ले, जो भी मिनरल्स उसको चाहिए, विटामिन्स चाहिए उसके बाद अगर आप डाइटिशियन से मिलके और अपना एक अच्छा डाइट प्लान डिज़ाइन कर ले तो फिर आपकी बॉडी अपने आप उसको मेंटेन करेगी। बट अगर आपके पास पेशेंट अनीमिया का है मतलब, तो इमीडिएटली आप उसको डायग्नोस करेंगे कि एनीमिया का कॉज क्या है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है या फिर कोई और कॉज है, तो उस वक्त आपको उसको इमीडिएट सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। अच्छा। और पेशेंट को भी वो फॉलो करना चाहिए। उससे ये होगा कि आफ्टर सम टाइम बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मलाइजेशन पे आ जाएगा। आपने सप्लीमेंट लिए, उसको बॉडी उसको स्टोर भी बना लेगी, एंड देन आप अपनी डाइट को अगर चेंज कर ले तो फिर जो है वो एक स्टेबल लेवल चल सकता है। और जितने भी ये दूध में डालने वाले सप्लीमेंट्स आते हैं एनीमिया को दूर करने के, वो क्या मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ये सप्लीमेंट्स लेंगे, मतलब मैं बस वो उन मिथ्स की बात कर रही हूँ जो उनके अराउंड फेमस हैं, इनफेमस हैं रादर, कि वो आपकी पथरी को बढ़ावा देते हैं, वो आपकी किडनी पर अच्छे नहीं होते, वो आपके लिवर पर अच्छे नहीं होते। व्हाट इज़ द सीन, हमें नहीं समझ में आता एज एन एवरेज पर्सन जिसको मेडिकल कुछ भी नहीं पता। बेसिकली आपके जो सप्लीमेंट्स आते हैं ये वे प्रोटीन होता है। अच्छा। एंड वे प्रोटीन इज नथिंग बट ड्राइड मिल्क। जब आप दूध को पका करके एकदम सुखा लेते हैं, तो सूखा हुआ प्रोडक्ट है वो, उसको वे प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा। सो बेसिकली जो सप्लीमेंट होते हैं ये वे प्रोटीन होते हैं। फिर कंपनीज जब उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती है तो व्हाट दे डू इज वो उसको फोर्टिफाई करते हैं। अच्छा। अलग अलग विटामिन्स या मिनरल्स उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करके। जैसे अगर कोई अनीमिया के लिए किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है तो व्हाट ही वुड डू इज कि उसमें विटामिन सीरम, अपना आयरन जो है वो थोड़ा बहुत उसमें वो ऐड कर देंगे। अच्छा। विटामिन B12 का लेवल जो है वो डाल देंगे, फॉलिक एसिड डाल देंगे, एंड देन दे विल क्लेम कि ये इससे खून बढ़ता है। वो बढ़ता तो उस आयरन, B12 और फॉलिक एसिड की वजह से है जो आपकी डाइट में लैक कर रहा था। लोगों को आजकल आसानी इसलिए हो गई कि एक स्कूप लिया, दूध में घुमाया और पी लिया। जी जी जी। बट उससे बेहतर है कि आप खाने से जो है उसको, यही सुनना चाहती थी मैं तो।
आई होप हमारे लिसनर्स भी यही सुनना चाह रहे हैं कि आपको ये जो शॉर्टकट्स हैं वो शॉर्टकट ही रहेंगे, वो आपको कभी भी हमेशा के लिए अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। मतलब आप एक सही रास्ते पर नहीं आएंगे। आप कब तक वो वे प्रोटीन लेते रहेंगे, आप कब तक वो पाउडर लेते रहेंगे। सो बेटर है कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है फूड में उसको बेटर करें। अच्छा, एनीमिया के और कौन कौन से हम लक्षणों पर आते हैं वापस, जैसे कि आपने नील्स के बारे में बात करी और आपने आंखों के बारे में बात करी, तो और इसके अलावा और क्या क्या लक्षण होते हैं जो डॉक्टर को तो देखते ही पता चल जाते हैं? एक चीज मैं और बता दूं, जैसे आपने कहा था कि सप्लीमेंट, हाँ, उस वर्ड में ही उसका मीनिंग है। इट इज ऑलवेज अ सप्लीमेंट, इट इज नॉट द डाइट। राइट। वो आपकी डाइट को सप्लीमेंट कर सकता है, ऐड ऑन कर सकता है, बट आपकी डाइट को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की सप्लीमेंट्री आती है। Exactly. तो आप कभी भी गुड ग्रेड्स को सप्लीमेंट से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए गुड ग्रेड्स ही रखिए, सप्लीमेंटरी तो अपनी लाइफ में से निकाल दीजिए। अब आते हैं कि आपने पूछा और क्या लक्षण होते हैं। तो और लक्षणों में ये है कि पेशेंट को दिन भर कमजोरी का जो फीलिंग रहती है, पेशेंट को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने पे ही सांस भरने लग जाता है जी। इसको लगता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बॉडी पेल, मतलब आईज एंड नेल्स पेल हो जाते हैं। यहाँ तक कि नेल जो है वो ब्रिटल हो जाता है, यानी टूटने लग जाता है। हाँ। थोड़ा बहुत भी ट्रॉमा हुआ, हाँ, उस पर भी वो टूट जाता है। अच्छा। और लाइट हेडेडनेस, यानी फीलिंग ऑफ डिजीनेस जिसको कहते हैं कि चक्कर जैसा आ जाना, थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाना, ये कॉमन फीलिंग्स रहती है। सीवियर एनीमिया होने पे जो है वो पेशेंट को बहुत सी बार धड़कन की भी कंप्लेन हो जाती है, पैल्पिटेशन जिसको बोलते हैं। कैसा लगता है? तेज हाँ, हार्ट बीट जो है मेरी बहुत तेज चल रही है। वो इसलिए क्योंकि हार्ट कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बट हीमोग्लोबिन है नहीं जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। सो व्हाट हार्ट डज इज वो फास्ट बीट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट बढ़ा सके और जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन है उन तक ऑक्सीजन पहुँच सके। सो वो तो हार्ट का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। पेशेंट को लगता है कि मेरी धड़कन जो है बहुत तेज हो गई है। ये सब सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है। राइट। अच्छा, वैसे तो कभी भी किसी से पैसे मांगने जाए ना तो वो पैसा ही देता, तभी हमारी हेल्प हो सकती है। लेकिन मान लीजिए वो कह देता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो और बता तेरी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो सेम वेज अगर मैं कहूँ कि कोई एनीमिक है और वो अपने न्यूट्रिशन में सुधार नहीं कर पा रहा है, तो व्हाट आर द अदर वेज दैट एनीमिया कैन बी ट्रीटेड? देन द अदर वेज ऑफ कोर्स सप्लीमेंटेशन ही है। अच्छा। कि आप जो है वो आयरन, B12 एंड फॉलिक एसिड, इन तीनों का खाना ही पड़ेगा आपको? कुछ एक्सरसाइज या आपका कुछ उससे एनीमिया ट्रीट नहीं हो सकता? नहीं, एक्सरसाइज वगैरह से एनीमिया ट्रीट नहीं हो सकता है। आपको जो बिकॉज रेड ब्लड सेल को बनने के लिए जो चीजें चाहिए बॉडी में वो होनी ही चाहिए। वो आपको डाइट से ही मिलती है। सो नो एक्सरसाइज कैन मेक यू प्रोड्यूस मोर ब्लड। तो खाने से जो आपको विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 ये जो मिलेगा, इसी से आपकी बॉडी रेड ब्लड सेल बनाएगी। सो एक्सरसाइज कैन नॉट बी द सब्स्टिट्यूट। राइट। और अच्छा, हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि कोई भी ऐसे बोलता है कि भाई मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, हाँ मैं खाना ज़रूर बाहर फास्ट फूड खा लेता हूँ, और जैसे पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स एंड पास्ताज एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं होती, जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होती, जिनमें कार्ब्स और प्रोटीन्स नहीं होते, मैं वो खा लेता हूँ। बट आई डू एक्सरसाइज एंड समटाइम्स आई हैव सीन दैट दे आर नॉट एनीमिक। सो व्हाट इज द बेसिकली फास्ट फूड अगर पेशेंट खा रहा है, ज़्यादातर फास्ट फूड जैसे नॉन वेज के फॉर्म में हो गए या वेज के फॉर्म में भी, सो उससे उसको कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन तो मिल रहा है। अच्छा। आउटसाइड फूड या जो फास्ट फूड है एक्चुअल में इट इज रिच इन कैलोरीज। हाँ। उसको बनाया इस तरीके से गया है कि इट शुड बी टेस्टी। एनी टेस्टी फूड यू विल फाइंड टू बी हायर इन कैलोरीज। जैसे अगर कोई बर्गर भी खा रहा है, सो द मीट दैट इज यूज्ड, वेदर इट इज चिकन और मटन, इट विल हैव गुड अमाउंट ऑफ कैलोरी, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एंड द बंस यूज्ड वुड बी योर कार्बोहाइड्रेट। सो उसको न्यूट्रिशनल जो कंपोनेंट है वो मिल गया है। दैट्स व्हाई ही और शी इज नॉट एनीमिक। राइट। तो बाहर का जो फूड है या फास्ट फूड है, इट इज हायर इन कैलोरीज, इट हैज दोज न्यूट्रिएंट्स दैट इज नीडेड, बट
वो हमेशा ज़्यादा मात्रा में होते हैं रिक्वायरमेंट से। दैट्स व्हाई वो लोग आपको जो है ओबीज तो मिल सकते हैं, फैटी ओबीज, उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड हो सकता है बिल्कुल, बट उनमें एनीमिया आपको थोड़ा कम मिलता है। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि जब एनीमिया इतनी सारी चीज़ों को रिक्वायर करता है और ये बाहर के मिलते नहीं है और दे आर लाइक वेरी हेल्दी आई वुड से ओबीज। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और कौन कौन से तरीके हैं या फिर और कौन कौन सी बीमारियां हैं आई वुड से जो एनीमिया के ट्रीट नहीं किए जाने पर वो अब टर्न हो सकती हैं? जैसे कि मान लीजिए मैं एनीमिक हूँ और मैं ध्यान नहीं देती कि चलो ठीक है हो जाएगा सही, किस में खून की कमी नहीं होती वगैरह वगैरह, एंड देन आई कंटिन्यू विद दैट एनीमिया, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियों को मैं बुलावा दे रही हूँ? देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हैं इन्फेक्शन से। अच्छा, हाँ, खून की कमी खून की कमी होगी और आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, योर ब्रेन, हार्ट, लंग, योर किडनीज, इन सबको खून जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। खून से मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, बिकॉज उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके दे प्रोड्यूस एनर्जी एंड दे फंक्शन, दे डू देयर नॉर्मल फंक्शन। तो अगर आप प्रोलॉन्ग्ड समय से अगर किसी को एनीमिया रह रहा है, उसका आगे चल के उसको असर पड़ेगा कि बॉडी जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को में वीक हो जाएगी, आपको कंटिन्यूस कमज़ोरी का एहसास होने लग जाएगा, योर जॉइंट्स would feel painful, you tend to feel tired throughout the day, your immunity becomes low, your vital organs अगर उनको proper nutrition नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, सो एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे उनका फंक्शन कमज़ोर होने लग जाता है। तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और जितने भी सारे इन्फेक्शंस हैं, बिकॉज यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योर इनिशियल हेल्थ, तो वो आप सारे इन्फेक्शंस को इनवाइट कर लेंगे। राइट। अच्छा, आप हमारे लिसनर्स को जो अभी सुन रहे हैं एंड दे मे बी एनीमिक एंड दे आर फीलिंग ऑल दो सिम्टम्स यू टॉक्ड अबाउट, लाइक पैल्पिटेशन, लाइक डिजीनेस, लाइक येलो नेल्स और कलरलेस नेल्स और वाइट आइज, ये सारे अगर सिम्टम्स हैं तो आप उनको सबसे पहली चीज़ और दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ मतलब क्या टिप्स देंगे? सबसे पहले तो जो है वो आप अपने फैमिली फिजिशियन से जो मिलिए और आप उनसे मिलके अपनी कंप्लेन उनको बताइए। वो आपको हेल्प करेंगे इस डायग्नोसिस में कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया है कि नहीं। अगर एनीमिया है तो वो प्रोसीड करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि किस टाइप का, कौन से टाइप का एनीमिया है, क्योंकि एनीमिया भी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि एनीमिया दो वजह से होता है, या तो आपकी बॉडी ब्लड बना नहीं रही है, अच्छा, और या लूज कर रही है। हमने अभी तक जो बात की है वो सारी बना नहीं रही। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थी, इसलिए बॉडी बोन मैरो जो है आपका वो रेड ब्लड सेल्स बना नहीं पाया, बिकॉज उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिला, उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला, इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले बनाने के लिए। सो एनीमिया दो वजह से होता है, ईदर देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्रोसेस जिससे आरबीसी बनता है, या योर बॉडी इज कंटिन्यूसली लूजिंग ब्लड। सो डॉक्टर के पास जब पेशेंट आ जाता है वो उसको यही फाइंड आउट करता है सबसे पहले कि अगर एनीमिया है तो किस वजह से है, द कॉज ऑफ एनीमिया। कॉज ऑफ एनीमिया में फिर वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट न्यूट्रिशनल की तरफ जाता है, उसको देखता है, पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की डाइट वगैरह क्या रही है, पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा है, जिससे उसको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कौन सा एनीमिया मिल सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट लैब इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी जिसको कहते हैं वो करवाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम मिल जाता है और रेड ब्लड सेल्स की काउंट जो है वो नॉर्मल से कम मिलती है। फिर एक वैल्यूज होती हैं कुछ MCV, MCH, वो उनको देख के उसको एक रफ आइडिया लग जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर वो एक और टेस्ट होता है पेरिफेरल ब्लड फिल्म। अच्छा। उसमें नॉर्मली पैथोलॉजिस्ट जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप जितने भी टाइप के ब्लड सेल्स हैं उनकी एक ग्रॉस पिक्चर हमें बताते हैं कि हमें रेड ब्लड सेल कैसे दिख रहे हैं, वाइट सेल्स कैसे हैं, प्लेटलेट्स कैसे हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है रेड ब्लड सेल की, उसके ऊपर जो है वो एक डायग्नोसिस और हमारा पुख्ता हो जाता है कि इस टाइप का एनीमिया है। अच्छा। एंड देन कुछ और टेस्ट, अगर पेशेंट की हिस्ट्री में ये है कि पेशेंट को मोशन में ब्लड होता है या ब्लैक कलर का स्टूल आ रहा है,
बहुत सारे लोगों को होता है कि काफ़ी लंबे टाइम से मोशन ब्लैक हो रहा है, अच्छा, बट वो ध्यान नहीं देते। हाँ। फिर कुछ महीनों बाद जब ये सिम्टम्स आते हैं तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर पूछता है कि मोशन का क्या कलर है, वो कहते हैं ब्लैक कलर है। हम जब मोशन को एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं तो उसमें मिक्स्ड ब्लड आता है, जिसको हम ऑकल्ट ब्लड कहते हैं। अच्छा। और ये बेसिकली ऑकल्ट ब्लड जो है वो आपके फूड पाइप से, स्टमक से बेसिकली यहाँ से आता है, और वो कंटिन्यू निकल रहा होता है, कि वो दिखता नहीं है इसलिए उसको ऑकल्ट कहते हैं। तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि ही इज बीन लूजिंग ब्लड। और क्या रीजन होता है उसका? जैसे इंडिया में हमारे अपने यहाँ पे जो है वो ऐसी बीमारियाँ जिनसे छोटे छोटे अल्सर्स बन जाएं, अच्छा, जिससे कि ब्लड जा रहा होता है, आपको अल्कोहलिक्स में मिल जाता है। अच्छा। अल्कोहलिक्स में ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उसमें अल्सर हो जाता है, जिससे कि कीप्स ऑन लूजिंग ब्लड। बट वो पता नहीं चलता, वो मोस्टली स्टूल में मिक्स होकर रहता है। पीपल विथ गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक अल्सर जो हम कहते हैं, पेप्टिक अल्सर, उसमें वो ब्लड निकल रहा होता है, वो पेशेंट को पता नहीं चलता। या फिर कुछ बीमारी होती है इंटेस्टाइन की, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हम कहते हैं, क्रॉन्स हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उनमें भी छोटे छोटे अल्सर बन जाते हैं, जिससे कि पेशेंट ब्लड लूज कर रहा होता है, बिकॉज वो हिडन है। अच्छा, तो उसको पता नहीं चलता। एंड देन वंस जब कभी सिम्टम आए, वो इवैल्यूएट होता है, तब पता चलता है कि इसमें खून की कमी है और स्टूल में ब्लड आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर अप्रोच करता है कि अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द रीजन, कहाँ का अल्सर है, क्या है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग, लाइक द कॉज ऑफ एनीमिया। जैसे ही डॉक्टर को कॉज ऑफ एनीमिया मिलता है, देन ही प्रोसीड्स विद द ट्रीटमेंट। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी मिली, आपने आयरन का सप्लीमेंट किया, इंजेक्टेबल आयरन दिया पेशेंट को, और फिर जब डिस्चार्ज किया तो ओरल आयरन टैबलेट्स पे डिस्चार्ज किया। अच्छा, जिससे कि आपने इंजेक्शन दिया है, आयरन का लेवल, ब्लड लेवल भी बढ़ेगा, उसका स्टोरेज भी बढ़ेगा जी। और अगर आप पेशेंट का उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर आती है, तो आप B12 के भी इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, ताकि सेम ब्लड लेवल भी बढ़ जाए, स्टोरेज भी बढ़ जाए। और फोलिक एसिड के लिए आप ओरल टैबलेट्स पेशेंट को दे देते हैं। अगर पेशेंट को ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि लॉस कहाँ से हो रहा है। अगर वो कोई अल्सर है ईसोफेगस में जो ब्लीड कर रहा है, तो फिर जो है वो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की राय लेते हैं। एंडोस्कोपिकली जो भी अल्सर है उसको आप जो है इधर आप बैंडिंग कर देते हैं या स्क्लेरोज कर देते हैं उसको इंजेक्शन देके, ताकि वहाँ से जो है वो ब्लड रुक जाए। ये तो ऊपर का हो गया। अगर हम नीचे आए, अगर पेशेंट, बहुत सारे लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है और उनको फ्रेश ब्लीडिंग होती है, बट कुछ तो स्टिग्मा है पाइल्स पे, कुछ लोग शर्म के वजह से बता नहीं पाते हैं, दे कीप ऑन लूजिंग ब्लड इस लेवल तक कि फिर वो सीवियर एनीमिक हो जाते हैं। तो उस केस में ये है कि आप जो है पाइल्स का इलाज कराएं, बिकॉज बेसिक इटियोलॉजी अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो यू विल कीप ऑन लूजिंग ब्लड। तो डिपेंडिंग ऑन द इटियोलॉजी देन डॉक्टर प्रोसीड्स फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, पाइल्स और फिशर एक जैसा होता है या फिर अलग है? नहीं, पाइल्स और फिशर अलग अलग होते हैं। पाइल्स में ये होता है कि हमारा जो रेक्टम है, जहाँ से मोशन होता है, वहाँ की ब्लड वेसल्स बेसिकली जो है वो स्वोलन अप हो जाती है। अच्छा, दे गेट स्वेल्ड। अच्छा, और जब पेशेंट ड्यूरिंग मोशन जब वहाँ से वो मल निकलता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ उस पर टच होके उसको इरोड कर देता है एंड पेशेंट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। फिशर जो है वो उस कट होता है, एनीथिंग। अच्छा। अगर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं भी कट लगे उसको हम फिशर कहते हैं। ओके। तो फिशर जो है वो रेक्टम की वॉल पे कट लग जाता है। ये हार्ड स्टूल से अगर कोई पास करता है उस वजह से हो जाए, या किसी को कोई ट्रॉमा है सीवियर, उससे फिशर हो जाता है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन में तो दोनों पेशेंट को तो यही लगता है कि ब्लड भी आ रहा है और पेनफुल डिफिकेशन भी है, बट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। और इस वजह से आई थिंक ये बहुत प्रेवलेंट डिजीज है इंडियंस में, और जो बात नहीं करी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि मेरा डेटा गलत है या फिर पूरे वर्ल्ड में ही है पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम? नहीं, पाइल्स और फिशर की प्रॉब्लम ज़्यादातर तो जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है फिशर की, बिकॉज ऑफ हार्ड स्टूल्स, वहाँ कट लग जाता है। और पाइल्स जो है वो तो वहाँ के ब्लड वेसल एंगॉर्ज हो जाते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स स्वोलन हो जाते हैं, बेसिकली वेन्स, तो उस वजह से हो जाता है वो। इट इज़ कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, अब नॉर्मल नहीं है, अनकॉमन नहीं है मतलब।
लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है वो शर्म वगैरह की वजह से भी लोग ज़्यादा बताते हैं, स्टिग्मा की वजह से। अच्छा, आपने जैसे कि हीमोग्लोबिन के लेवल की बात करी तो उससे मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग अरे 10 है, 10 तो बहुत आजकल में बहुत है, 11 है, 11 तो बहुत ही अच्छा है, किसका होता है 11? और कई लोगों के 14 आता है और बोलते हैं कि बड़ा कमजोर फील हो रहा है, डिजीनेस हो रही है। सो व्हाट इज द राइट हीमोग्लोबिन लेवल फॉर फीमेल्स एंड मेल्स? राइट हीमोग्लोबिन लेवल फॉर फीमेल्स बेसिकली अपने इंडियन या एशियन फीमेल्स इज 12 to 14 grams per deciliter, and males के लिए it is 14 to 16 grams per deciliter. Okay, so this should be the level जो आपको maintain करना है. This should be the level you should try to maintain. अच्छा, कि females जो है वो अपना hemoglobin अगर 12 और 14 के बीच में रखेंगी तो it will be really good for them. Okay. And males का 14 to 16 के बीच में होना चाहिए. तो आपने इतनी सारी बातें बताई, बस हम लोग ये और जानना चाह रहे थे कि फीमेल्स और मेल्स में जो एनीमिया होता है और किसी भी रीज़न से होता है, चाहे वो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी की वजह से हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग कहीं हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, ये आपके इतने लंबे एक्सपीरियंस में दोनों में से ज़्यादा वजह कौन सी है जो आपको पता चले कि तब हमारे पास पेशेंट आए जब बिल्कुल ही बात हाथ से निकल जाती है? पेशेंट नॉर्मली जो कंप्लेन लाता है वो हमने डिस्कस किया ही है, बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेल हो चाहे फीमेल, न्यूट्रिशनल अनीमिया सबसे कॉमन उनमें पाया जाता है, और उसके बाद फिर अलग अलग जो कॉजेज़ हैं उसके वो मिलते हैं। बट जनरली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड वीकनेस ये बहुत कॉमन सिम्टम रहता है कि डॉक्टर साहब जो है वो दिन भर थकावट रहती है, थोड़ा बहुत काम करने पे ही सांस भर जाती है और अच्छा नहीं लगता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती, इसलिए बस ऐसा लगता है कि बस लेटे रहें। सो दीज आर द सिम्टम्स, एंड देन जब इवैल्यूएट करते हैं तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 7 ही है, 8 ही है। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ लोग आपके पास आते हैं? क्योंकि मैंने तो देखा है लोगों को कि लोग ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो जब तक कोई बड़ी बीमारी उनके पल्ले नहीं पड़ जाएगी वो तो आएंगे ही नहीं डॉक्टर के पास। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें बहुत सी बार अनीमिया तो किसी और बीमारी को इवैल्यूएट करने पे पता चलता है कि पेशेंट को अनीमिया भी है। जी, एग्जैक्टली। तो 90.4 रेडियो 7 पर आज हमने एनीमिया के बारे में बहुत सारी बातें जानी, बहुत सारी बातें एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं, वो है अवेयरनेस की कमी होती है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का फूड खा रहे हैं, हम क्या बैलेंस्ड फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, न्यूट्रिशनल फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। अगर बहुत सारी चीज़ों से स्टिग्मा जुड़ा हुआ है तो एनीमिया की जो दूसरी कॉज उन्होंने बताई वो बताई कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो जाती है। इसके अलावा लक्षण बहुत सारे बताए जो कई बार मुझे भी होते हैं और मुझे लगता है कि मैं एनीमिक होंगी, सो आई विल आल्सो गेट इट चेक। बट देन ये सारे लक्षण, डिजीनेस होना, पैल्पिटेशन होना और ब्रेथलेसनेस होना कई बार, और कई बार ऐसा ब्लैकिश पूरा जो ब्लैंक हो जाता है और सामने ब्लैंक स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन से आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही हैं तो आपको अपनी डाइट पर भी ख्याल रखना चाहिए और जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आज एनीमिया के बारे में पता चली और 3 तरह के एनीमिया पता चले, जैसे कि फॉलिक एसिड वाला, आयरन वाला और B12 वाला। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर इजहार, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिसनर्स को बताई। मुझे भी जानकर बहुत सारी बातें, अब मैं थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करती हूँ तो मुझे जो छोटी छोटी सी बीमारियाँ वो ऐसा लगता है कि ये जो छोटी छोटी सी बीमारियाँ ये बड़ी बड़ी बीमारियों का कब रूप ले लेती हैं पता ही नहीं चलता अगर ध्यान न दिया जाए। तो आप हमारे लिसनर्स को जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए जिसमें हेल्दी डाइट पे फोकस करिए रादर देन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है। सो डाइट शुड ऑलवेज बी ए बैलेंस डाइट, डिपेंडिंग वेदर आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, इट्स ओके। आप जो है अपनी डाइट पे फोकस करिए, न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखिए जो ले रहे हैं हम, और अगर कभी भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत भी सिम्टम आ रहा है, देयर इज़ नो हार्म इन कंसल्टिंग अ डॉक्टर। एटलीस्ट आप किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से ही सही पर एक बार कंसल्ट करिए। सिम्टम्स बहुत सारे हैं तो जनरली पता नहीं चल पाता जी। वो इवैल्यूएशन के बाद ही जो है समझ में आता है। बट डू नॉट हेजिटेट, अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम लगे तो एक CBC कराने में कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल हर्ज नहीं है। और हमारे इंडिया में एक मान्यता तो क्या है, हर एक फैमिली में ये डिस्कशन होता है, एक फैमिली में एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि फैमिली में एक डॉक्टर होना ही चाहिए, सो दैट व्हेनेवर यू फील दीज लिटिल सिम्टम्स यू जस्ट कॉल अवे डॉक्टर है, मतलब आपकी फैमिली का ये, सो यू जस्ट कॉल मेरे साथ ऐसे हो रहा है, एंड देन दैट पर्सन में यू जस्ट टेल दैट पेशेंट कि भाई अब तुम्हें जाना चाहिए और
ये जांचें करवानी चाहिए, वो जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अवेयरनेस की जो कमी है वो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का। 90.4 रेडियो साथ पर मैं हूँ शिल्पी। एक बार फिर से थैंक यू करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद इजहार का कि वो हमारे स्टूडियो में आए अपने बिजी शेड्यूल से। आपको पता ही आजकल डॉक्टर लोग कितना बिजी रहते हैं, और फिर भी वो हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें करी और हमें एनीमिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद इजहार। थैंक यू सो मच। 90.4 रेडियो साथ पर आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह एक और मुलाकात के साथ। मुलाकात मतलब यानी कि एक डॉक्टर होंगे साथ, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हमें डे टू डे में पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, और वो चेंज ला के, वो अवेयरनेस पा के हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जब फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए 90.4 रेडियो साथ, सदा आपके साथ। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।